Hello, friends. A warm welcome to Ansarkari. And in this series, where we are taking up and learning individually in each section and in each series, that how you can put your best, how you can start from any moment or any point and learn to inculcate and to develop your skills, your confidence, your ideas, and also to use them in competitive examinations like the civil services. The goal is to make you stand on your own feet with a determined and a scientific agenda which involves critical thinking, rational ability, and also making sure that you are a keen learner on your own. So do like, share, and subscribe our channel, and also keep on looking back at the series of the previous newspapers because none of them will be repeated under any circumstances. Each day is bringing a new element to cover the syllabus of UPSC, that is both for prelims, mains, and interview. So it is an holistic exercise which is eternal in nature and it is not going to expire by time. That is why put your best every moment, and we do run individual and also different specific courses for deserving and desirable candidates. You can always get in touch. And let's start. तो पहला क्वेश्चन ये उठता है दैट इलेक्शन कमीशन इज आस्किंग पॉलिटिकल पार्टीज कि वो एक्सप्लेन करें कि वो अपने जो फाइनेंशियल पोल प्रोमिसेस हैं, मान पॉलिटिकल पोल प्रोमिसेस नहीं, फाइनेंशियल पोल प्रोमिसेस जो वो करते हैं, हाउ दे आर गोइंग टू फुलफिल देम। यानी चार बातें। पहली बात, किस एक्सटेंट तक और कैसे आप वो जो फाइनेंशियल आप लीवरेज, फाइनेंशियल बेनिफिट या फाइनेंशियल फ्रीबी या फाइनेंशियल इंसेंटिव या फाइनेंशियल लीवरेज जो दे रहे हैं वो आप कवर कैसे करेंगे। सेकेंडली, हाउ यू आर गोइंग टू रेज रिसोर्सेज फॉर दैट। आप कल को टैक्स बढ़ाएंगे गवर्नमेंट में आने के बाद, या आप नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, या आप मार्केट से लोन लेंगे, क्या करेंगे। और ये जो तीनों चीज, चारों चीज अगर आप करने वाले भी हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर। जो आपका स्टेट है, जो स्टेट रिसोर्स प्लानिंग है या सेंटर है, उसका जो है पूरे रिसोर्स प्लानिंग पे क्या फर्क होगा, उसका एजेंडा सेट जब होगा, हाउ इट इज गोइंग टू फिजिकली इम्पैक्ट द यूनियन एंड द स्टेट्स फाइनेंशियस। क्योंकि जो आपने मनी रेज किया तो आपने कहीं और चीज के लिए रेज नहीं करेंगे, आप किसी और चीज के लिए रेज करेंगे। दैट इज हाउ इट इज देयर। बट देन सम टाइम बैक इलेक्शन कमीशन हैज टोल्ड सुप्रीम कोर्ट कि भाई ये बहुत सब्जेक्टिव है और ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, इसीलिए हम इसमें नहीं घुस सकते। बट नाउ दे हैव डन इट, they have done it in a smart way. So the point is how and why the things are happening, that is to be seen. It is a proactive stand in that sense. ये प्रोएक्टिव स्टैंड है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने एक स्टैंडर्डाइज्ड डिस्क्लोजर परफॉर्मा, जैसे आप गूगल फॉर्म बनाते हो ऐसा बनाया और दे दिया। और बताओ भाई कि आपका फिजिकल कवरेज क्या होगा जो स्कीमा प्रॉमिस करोगे। दूसरा फिर उसके बाद जो है कम्युनिटी स्पेसिफिक होगा कि पॉवर्टी लाइन के नीचे के लिए होगा कि सबके लिए होगा, क्या होगा आखिर। जैसे मैंने आपसे कहा, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू रेशनलाइज आप कैसे करेंगे। बिकॉज इलेक्शन कमीशन हैज रिकॉर्ड दैट इन द 2013 Subramaniam Balaji case, Supreme Court has asked it to frame the guidelines in consultation with the political parties to explore the possibility of including election manifestos released by the political parties to be included in the model code of conduct. तो आपको क्या पता होना चाहिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि राइट नाउ इलेक्शन मैनिफेस्टो इज नॉट पार्ट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन अभी फिलहाल गाइडलाइंस आई 2015 के बाद कि लास्ट 48 आवर्स जो कैंपेनिंग है उसमें आप कोई भी गाइड और जो है आप मैनिफेस्टोज रिलीज नहीं कर सकते, उससे पहले ही रिलीज कर चुके हैं, बिकॉज इट इम्पैक्ट्स द वोटर्स। इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि उसका रोल है वो म्यूट स्पेक्टेटर नहीं रह सकता। इट इज गोइंग टू मेक श्योर दैट इट इज मेंटेनिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। क्योंकि इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, दैट इज वाई इलेक्शंस भी फ्रीक्वेंटली हेल्ड हो जाते हैं, उसका भी एक कॉस्ट आता है।
और कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल प्रोमिसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है या मल्टी फेज इलेक्शंस हैं, उसकी वजह से अगर वो दोबारा होते हैं तो उसकी वजह से खर्चा, फाइनेंशियल implications आर मच मोर एक्यूट एंड दे आर मोर देन द कमिटेड एक्सपेंडिचर। इसीलिए डिक्लेरेशंस पॉलिटिकल पार्टीज को टाइम से सबमिट करने पड़ेंगे। तो ये सारा जो इशू हमने डिस्कस किया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करने का, या 2015 की जो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, वो जो उन्होंने रिक्वेस्ट की, ये सारा पार्ट आ गया आपका इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, ये सारा पार्ट आ गया आपका गवर्नेंस का, ये सारा पार्ट आ गया आपका जनरल स्टडीज पेपर 2 के सर्टेन टॉपिक्स का, और इसके अलावा ये आ गया आपका एथिक्स में भी आ गया। अपार्ट फ्रॉम इट पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका तो पार्ट है ही है। सो इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया इज टॉकिंग विद यूक्रेन, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं है, लेकिन इंडिया की ये क्या दिखाता है, इंडिया का सिविलाइज डायलॉग मैकेनिज्म, इंडिया का स्ट्रेटेजिक मैकेनिज्म दिखाता है दैट इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज स्पीकिंग विद द यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की कि भाई लड़ाई में कुछ नहीं रखा, आप जो है इंडिया जो है पीस एफर्ट्स के लिए कैसे भी तरीके से कंट्रीब्यूट करने को तैयार है, तो आपको भी बहुत जिद नहीं करनी चाहिए, देयर कैन नॉट बी एनी मिलिट्री सॉल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है एंड इट्स अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट ऑल्सो। हम चर्चा ये भी करेंगे, मान लीजिए यदि आप एक यूक्रेनियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जिसका एक आर्टिकल आया भी है, इफ अगर आप अपने आप को मानते हैं कि भाई मैं एक सिविलाइज्ड और एक एकेडमिक, या फिर आप कह लीजिए मैं सिविल सोसाइटी को बिलोंग करता हूं, तो मुझे कैसे हैंडल करना चाहिए, हाउ आई शुड एक्चुअली हैंडल दिस इशू। तो एनास्टेसिया पिलिवस्की ने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उनका कहना है कि रशिया यूएसएसआर नहीं है। सभी इंडियंस के दिमाग में रशिया यूएसएसआर की तरह है, जिसको वो सोशलिस्ट मानता है, जिसको वो बहुत ही मॉडेस्ट और बहुत लिटरेचर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत वर्ल्ड क्लास एडमायरर मानता है इंडिया यूएसएसआर को। तो ऐसा नहीं है, यूएसएसआर भी रेलेंटलेसली, आज की डेट में रशिया भी रेलेंटलेसली कंज्यूमरिस्ट और कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। तो ये कौन सा हुआ, ये बिहेवियरल एस्पेक्ट हुआ। यूएसएसआर वो यूएसएसआर नहीं है जो कोल्ड वॉर टाइम पे था, आज वो यूएसएसआर नहीं है जो एशिया अफ्रीका के लिए एंटी कॉलोनियल पॉलिसीज के लिए खड़ा होता था। आज का रशिया ऑयल और गैस का मालिक है, आज का रशिया ओलिगार्क्स, ओलिगार्क देखिएगा व्हाट इज ओलिगार्की, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये एंटी वेस्ट जो रिटोरिक है इसका, उससे पहले वो रशिया वो रशिया जो आज एंटी वेस्ट रिटोरिक दिखा रहा है, उसने इट हैज गॉट क्लोज रिलेशंस विद यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और यूक्रेन क्या है, यूक्रेन इज नॉट ए पपेट फॉर अमेरिका, यूक्रेन इज ऑल्सो नॉट ए पपेट फॉर USSR. Ukraine is having a strained relations with America also, because the article says that कि US ने भी यूक्रेन को हमेशा फोर्स किया that it must give up its due rights and privileges in favor of Russia. फॉर एग्जाम्पल बैरक ओबामा और उससे पहले बिल क्लिंटन ने फोर्स किया यूक्रेन को दैट इट मस्ट गिव अप इट्स न्यूक्लियर वेपन्स एंड आर्सेनल। सिमिलरली बैरक ओबामा ने फोर्स किया पुतिन के प्रभाव में आकर कि वो क्रीमिया एनेक्स कर ले, तब यूएस ने कुछ नहीं किया। या डॉनबास को भी इन्वेड करा, तब भी यूएस ने कुछ नहीं किया। तो डेंजरस कंसेशंस दिए हैं वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया को एट द कॉस्ट ऑफ यूक्रेन, ये आर्टिकल कहता है। ट्रंप ने भी, डोनाल्ड ट्रंप ऑनरेबल एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, उन्होंने भी इस बात को इस एंगल से नहीं लिया। सिमिलरली सैंक्शंस जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस जिसकी हमने चर्चा की थी वन ऑफ द आवर प्रीवियस लेक्चर्स, उसमें भी कंसेशंस दिए, सैंक्शंस नहीं लगाए, हटा दिए। तो यूएस ने हमेशा यूक्रेन के एक्सेशन को नेटो में भी रोका है। स्वीडन तो मजबूरी में नेटो का मेंबर बन रहा है, लेकिन यूक्रेन जब जब चाहा तो यूक्रेन भी नेटो का मेंबर नहीं बन पाया, उसको डिनाई किया बिकॉज इट इज एन वेरी एक्सपेंसिव एक्सरसाइज। तो हम तो फंस गए, इनका कहना है बीच में। तो अमेरिका इज ओनली एक्टिंग राइट नाउ बिकॉज इट इज फोर्स टू एक्ट सो। जब उसने देखा कि यूक्रेन इज नॉट गोइंग टू बच, यूक्रेन दबेगा नहीं, यूक्रेन लड़ेगा, एंड देन द हॉरर्स ऑफ बुका या बूचा कहिए, मास ग्रेव्स एट मारियुपोल, तब यूएस ने अपना एक्शन लिया।
तीसरी बात, रशिया जो है वो नाटो से कॉर्नर्ड नहीं है. इफ यू चेक द मैप, नाटो कंट्रीज एंड ऑल दैट, नाटो इज अ डिफेंस अलायंस विच हैज शेयर्ड बॉर्डर विद रशिया सिंस 2004. जब बाल्टिक स्टेट्स ने ज्वाइन किया उसके बाद से ऐसा ही बॉर्डर है, एंड इट हैज नेवर बीन थ्रेटनिंग एनी ऑफ द सॉवरेनिटीज ऑफ एनी ऑफ द कंट्रीज इन्वॉल्व्ड. लेकिन रशिया ने अटैक जरूर किया है. आप नोट कर लीजिए, मोल्डोवा 1992, जॉर्जिया 2008, यूक्रेन 2014 एंड 2022. तो इसका मतलब ये है कि नेटो प्रोटेक्शन इन देशों को मांगनी पड़ी. बात डेट की नहीं है, बात है आइडियोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग की. दैट इज वाई फिनलैंड और स्वीडन जो है, जैसे मैंने कहा, वो मजबूरी में नेटो के मेंबर बन रहे हैं, अदरवाइज वो चाहते नहीं है. यूक्रेन नाजी स्टेट नहीं है, वो एक पॉलीवोकल डेमोक्रेसी है. क्या कीवर्ड है यहाँ पर? पॉलीवोकल डेमोक्रेसी. यानी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चाहते हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं, सबका स्पेस है, उसको कहते हैं पॉलीवोकल डेमोक्रेसी. यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैज बीन इलेक्टेड विद 73% ऑफ पॉपुलर वोट, ऐसा कहा. और ना रशियन स्पीकिंग ज्यूज भी हैं वहाँ, एथनिक रशियंस भी हैं, लेकिन कोई भी आपस में एंटी नहीं है एक दूसरे का. दे आर एंटी पुतिन, दे आर नॉट इवन एंटी रशिया. लाइक द वे एग्जाम्पल इज गिवन, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर का हाथ मिलाया ताकि इंडिया में से ब्रिटिश को आउट किया जा सके. सिमिलरली इज द केस विद यूक्रेन ऑल्सो. यूक्रेन की जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जो है वो भी हर कॉस्ट पे चाहते हैं कि हम जीतें. सो दैट इज वाई इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यूक्रेन. यूक्रेन जो है वो आप ये लगा लीजिए कि फ्रांस और ब्रिटेन की तरह यूक्रेन जो है उसमें कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट पहले नहीं है. बिफोर 2014 व्हेन पुतिन annexed क्रीमिया और सेपरेटिज्म वाज enhanced in Donbass, then only things started getting bad for Ukraine. It has never used any repressive measures against Russia. That is what article also claims. So ideas हैं ये, ideas जानने से हमें पता लगता है कि ग्राउंड रियलिटी में क्या हो रहा है. एंड एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव से ये अच्छे आइडियाज हैं. क्या रशिया वर्ल्ड का एक ऐसा एम्पायर है जो अपने आप को बचा के रखना चाहता है डेमोक्रेसी होने नाम के बावजूद? All empires have collapsed or finished, but the Russian empire is still going on. It is a desire of Russia to colonize Ukraine. इट इज अ डिजायर ऑफ रशिया की डेमोक्रेसी जो यूक्रेन की है वो खत्म हो जाए, वो कुचल जाए. यूक्रेन की डेमोक्रेसी जब कुचली जाएगी, खत्म होगी, देन ओनली रशिया इज गोइंग टू हैव इट्स ओन वे. सो नाटोज एग्रेशन, अमेरिकन बायोलैब और इवन यूक्रेन्स यू नो हेल्पलेसनेस एक तरीके से, जो लड़ रहा है अपने लिए लेकिन उसका बाकी सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज साथ नहीं दे रहे हैं. ऐसा आर्टिकल का कहना है कि पुतिन के जो रियल एनिमी है वो तो डेमोक्रेसी हुई ना इसका मतलब. और वेस्टर्न वर्ल्ड अपने फायदे के लिए कर रहा है. दे आर गिविंग ह्यूज आर्म्स, बट उसकी कॉस्ट भी तो लेंगे. तो पुतिन वीक है, उसकी आर्मी भी वीक है, बिकॉज दे आर यूजिंग शैलो मीन्स. गांधी जी के प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, ऑलरेडी मंथ्स हैव बीन स्पेंट इन इन्वेडिंग दिस टेरिटरी एंड नाउ नो रिजल्ट हैज बीन आउट. So that is why it is not in the interest of Indian citizens कि वो completely blindly रशिया को ट्रस्ट करें. दे कैन नॉट कंडोन, दे कैन नॉट क्रिटिसाइज रशियन वॉर, बट लेकिन यूक्रेन की पोजीशन को भी समझें. ऐसा आर्टिकल का कहना है. डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री वी आर हैविली डिपेंडेंट अपॉन रशिया. तो आर्टिकल सेज कि भाई अगर आप बिल्कुल कंप्लीटली रशिया के फेवर की बात करोगे तो हिस्ट्री आपको माफ नहीं करेगी. सो वेरी गुड लाइन इज ओवर देयर विच सेज दैट हिस्ट्री नेवर फॉरगिव्स, नेवर फॉरगेट्स. तो आप सोचिए कि ये आर्टिकल को आप किस टोन से और किस एंगल से देखेंगे, और आप कैसे सोचेंगे कि ये आर्टिकल सही कह रहा है कि गलत कह रहा है. आफ्टर ऑल सिविल सर्विसेज एग्जाम डिमांड करता है कि आप चीज़ों को अपने कॉन्फिडेंस से, अपने तरीके से, सिंप्लिसिटी से देखें, ना कि जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं. अनदर एग्जाम्पल ऑफ इंस्पिरेशन इज दैट नेशनल गेम्स जो चल रहे हैं, उन नेशनल गेम्स में रेस वॉकिंग में राम बाबू जी, हु वॉज MNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के जो एक वर्कर थे, उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है. एक समय में उन्होंने वेटर के तौर पे भी काम किया था, दिन रात कमर तोड़ काम किया था, लेकिन उनका कहना था कि भाई इज्जत नहीं मिलती है. दैट इज वाई it has become very very important for him to move forward and to work on it. अगर हम आगे बात करें तो कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम
जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पीटी में आ सकता है, कॉलेजियम कैसे फंक्शन करता है, क्या कन्वेंशन हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, क्या कोर्ट जजेस केस 1 क्या था, 2 क्या था एंड सो ऑन। हम पहले इवोल्यूशन की बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं अगर वो कुछ रिकमेंडेशन करना चाहते हैं और उस कॉलेजियम को मिल के करनी चाहिए और मान लो वो नहीं मिल पाए, पर्सनली नहीं मिल पाए, तो क्या वो प्रपोजल को सर्कुलेट करके कर सकते हैं उसको, ये एक डिबेट का मुद्दा फिलहाल चल रहा है। बट द पॉइंट इज, जो कुछ जजेस हैं उन्होंने बोला नहीं, कुछ ने बोला भाई आके बात करते हैं, लेकिन पॉइंट ये है द कन्वेंशन इज एंड द प्रोटोकॉल हैज बीन कि फेस टू फेस बात करें। सो दे आर नॉट क्वेश्चनिंग द मेरिट ऑफ द पर्सन जो रिकमेंड किए गए, दे आर ओनली क्वेश्चनिंग द मैनर ऑफ इनिशिएटिंग द रिकमेंडेशन। मैनर, किस मैनर में उन्होंने किया, ना कि क्या किया। प्लीज बात को समझिएगा। मूविंग फॉरवर्ड, आप एसे में और एथिक्स में जब आप कॉन्फिडेंटली ऐसे पॉइंट्स को लिखते हैं, बी फोर्थराइट, बी फ्रैंक, be fearless whatever the odds, never hesitate to take your stand if you believe it, never hesitate to speak out boldly against the wrongs, and always ensure that you illuminate the truth behind the events। तो ये चाहे फिर डेमोक्रेसी पे आर्टिकल आए, चाहे गवर्नेंस पे आर्टिकल आए, चाहे सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच के आर्टिकल्स आए, और इवन अदरवाइज ऑल्सो भी यू कैन ऑलवेज राइट सी दीज कोट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली देखिए कितना इंपॉर्टेंट कोट है, ट्रुथ टेक्स टाइम। और हम क्या चाहते हैं, हम शॉर्ट्स देखें, हमें शॉर्ट से ही सारा सिलेबस कवर हो जाए, हमें कोई जल्दी से 1 घंटे में मैराथन सिलेबस कवर करा दे, लीजिए चुटकियों में सारा सिलेबस हो गया, सब कुछ मैं एक साथ दे दूंगा, ये देखो मैं तो ये भी कर दूंगा। तो आप खुद सोचिए कि दीज थिंग्स आर फिजिबल एंड पॉसिबल और नॉट। देखने और करने में चीजों में फर्क होता है। वी हैव टू सी थिंग्स द वे दे मस्ट बी सीन। गोइंग फर्दर, it is an advice that you should make your own notes, you should make your own weekly revision, make them as simple as possible, take out only the important elements for both the prelims and the mains exams। So आयुष्मान, प्रधानमंत्री आयुष्मान जो आपकी योजना है, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू ऑल, उसके अंदर अगर आप कीवर्ड्स की बात करो तो एम्स हो गए, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, नेशनल मेडिकल कमीशन हो गया, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इन विलेजेस एंड ऑल्सो इन सिटीज, देन प्रधान आयुष्मान भारत, भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो हमने बात की अभी, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हो गई। तो ये एक सेटअप है मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटीज का, एक्सेसिबल ट्रीटमेंट का और प्रिवेंटिव का। तो ये अपने आप में जब आपने एक बार बना लिया, एक बार आपने इसको लिख लिया, तो उसके बाद आपका एक खाका तैयार हो गया। इसको रिवाइज कीजिए और इसके अंदर फिर एलिमेंट्स को ऐड कीजिए। नो सीट फॉर अपोजिशन इन द की पार्लियामेंट्री कमिटीज, ये मान लीजिए आया, तो क्या दिखाता है ये, रूलिंग पार्टी आखिर ऐसा क्यों कर रही है। डीएमके जिसके 24 एमपीज हैं लोकसभा में, लेस देन टीएमसी एंड कांग्रेस, उनको 2 चेयरमैन पोस्ट दी गई हैं, लेकिन कांग्रेस की पास 2 जो पोस्ट थी, जो 2 टॉप पोस्ट थी, वो उन्होंने लूज कर दिए हैं। दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड। So there must be a reason, we must wait for it, but you should keep in mind in the PT you can get questions on parliamentary committees directly, not a big deal. Similarly, मैटर ऑफ रूल्स अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डेली कंप्लेन मिलती हैं पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट, मेल के द्वारा, लेटर्स के द्वारा, और भी मोड्स होते हैं। तो रूल ऑफ लॉ कहता है कि भाई रूल्स आते हैं, कैसे डील करें हम इन सब चीज़ों से। इसीलिए अब जो है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इनका, तो इसलिए 2013 से लेकर अभी तक के जितने भी रूल्स हैं सबको कंपाइल करके सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है। एंड जो अनोनिमस कंप्लेंट्स हैं वो बहुत सारी हैं, उनको कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो अनोनिमस हैं, जबकि कंप्लेन अगेंस्ट रिटायर्ड सेक्रेटरीज विल बी ट्रीटेड अगेंस्ट द सेम वे like the way against serving secretaries. So this is a deterrent. This is very very important in order to make sure that the governance works upon. अब यहाँ भी मैं आपको एक केस स्टडी की बात करता हूँ। हिमाचल प्रदेश के जो एक बिलासपुर जिले के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, उन्होंने कहा कि हमने बाई चांस मिस्टेक से हमने जो है जर्नलिस्ट को ये बोला कि फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स रैली आपको करेक्टर सर्टिफिकेट दिखाना होगा जब हम आपको अलाउ करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम अब इस बात को उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। तो आप क्या सोचते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा क्यों किया? वॉज इट ए लैप्स? उन्होंने आराम से कह दिया इट वॉज लैप्स ऑन माई पार्ट,
और उन्होंने उसका कॉरिगेंडम यानी उसके लिए उन्होंने माफ़ी, या कह लीजिए ये तो गलती से हो गया। क्या आप खुद सोचते हैं ऐसी चीज़ गलती से होती है, या ये चीज़ कोई पॉलिटिकल पॉलिटिकल इनिशिएटिव या पॉलिटिकल आई शुड से डायरेक्टिव था जिसको उन्होंने फॉलो किया? आपको सोचना चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा कि कल को प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी चीज़ें गलती से कैसे हो जाती हैं या हो सकती हैं। सोचिए, समझिए, शायद आपको पीटी के और भी फैक्ट्स याद करने में मदद मिलेगी। मूविंग फर्दर, यदि कोई बीमारी फैलती है, यदि कोई बहुत बड़ा कम्युनिकेबल स्प्रेड या कुछ होता है, तो हम हेल्थ कैंप्स लगाते हैं। जैसे यूपी में फीवर केसेस राइज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल मुरादाबाद एंड मानपुर, मुजफ्फरपुर, जो एरिया दैट इज बीइंग डिस्कस्ड, यहाँ पर अभी हेल्थ कैंप्स लग रहे हैं। तो एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एज हेल्थ सेक्रेटरी और हेल्थ डिपार्टमेंट के यदि आप डायरेक्टर हैं, तो आप ऐसे इशू में और अच्छे से उसको कैसे करेंगे, एक्सेसिबल कैसे बनाएंगे, प्लीज थिंक अबाउट इट और कुछ 2 पॉइंट्स लिखने की कोशिश कीजिए। मूविंग फर्दर एंड अंडरस्टैंडिंग other important points. For example, Indian Air Force Chief Air Marshal Air Chief Marshal V.R. Chaudhary sir is saying that we will only relax when the normalcy returns in the eastern Ladakh. जब तक स्टेटस क्यो एंटी नहीं हो जाता, स्टेटस क्यो एंटी यानी जो बात पहले थी तभी हम मानेंगे, उससे पहले हम शांत नहीं रहने वाले। So this is with respect to China, obviously. फैजाबाद कैंटोनमेंट को अयोध्या कैंटोनमेंट नाम दोबारा दे दिया गया है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ न्यूज। आवर डिफेंस मिनिस्टर इज हैविंग बड़ा खाना विद द सोल्जर्स इन देहरादून, सो इट शोकेसेस द पार्टिसिपेटरी नेचर ऑफ गवर्नेंस। मूविंग फर्दर, क्रेडिट स्विस क्राइसिस है। क्रेडिट स्विस जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट, आप कह लीजिए कि बैंक्स हैं, जैसे जैसे लेहमन बैंक, लेहमन ब्रदर था, या अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक था। तो कहा जा रहा है कि उसके शेयर प्राइस क्योंकि गिर रहे हैं, और दूसरा जो है सीईओ ऑफ क्रेडिट स्विस, उन्होंने लेटर लिखा अपने एम्प्लॉयज़ को एंड टॉकिंग अबाउट कि र्यूमर्स पे ध्यान मत दीजिए, हमारे पास बहुत कैपिटल है, हमारी लिक्विडिटी पोजीशन बहुत अच्छी है, बट देन स्टिल इट इज़ गोइंग डाउन। सो व्हाट इज द की इशू? द की इशू इज दैट क्रेडिट स्विस ने बहुत जगह ऐसी जगह पैसा लगाया, रिस्की बेट्स लिए कि उनका मनी जो है उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स का बहुत सारा मनी डुबो दिया। इससे उनका प्रॉफिट कम हुआ, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम हुआ, और नया फ्रेश कैपिटल मार्केट से उठाना मुश्किल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट स्विस ने बहुत कस्टमर्स को बोला कि दैट यू कैन इन्वेस्ट दिस मैनी बिलियंस ऑफ मनी इन दिस कैपिटल फंड और दिस कंपनी और सो एंड सो ऑन। लेकिन अब कैश तो दे दिया उन्होंने, जमा कर सब कुछ कर दिया, लेकिन बिजनेस अफेक्ट हो गया और पैसा वापस नहीं आ पाया, और आप कहिए कि प्रॉफिट नहीं आ पाया। सो दैट इज वाई इट इज इम्पैक्टिंग इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। दैट इज वाई क्राइसिस को जन्म हुआ। क्राइसिस कहा जा रहा है कि क्राइसिस, एक नई क्राइसिस पैदा हो गई है। जो सीडीएस है, यानी कि जैसे हम कहते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है क्या? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इज एन इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई इन्वेस्टर वो पैसा देता है एक फर्म को, जैसे क्रेडिट स्विस को, और वो इंश्योर है कि भाई मेरा पैसा क्रेडिट श्योर वापस दे पाएगा नहीं दे पाएगा, तो वो जो है इन्वेस्टर जो है वो सीडीएस के थ्रू क्रेडिट स्विस के बॉन्ड खरीद लेता है। तो सीडीएस प्रॉमिस करता है कि अगर क्रेडिट स्विस फेल हो गया तो हम आपको उसके बदले में पैसा देंगे। तो इसीलिए इंश्योरेंस फर्म जो सीडीएस बेच रही हैं उनको कुछ सर्टेन इंटरेस्ट मिलेगा। अब वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द स्प्रेड ऑफ सीडीएस। जब ये स्प्रेड बढ़ जाता है, इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट बढ़ जाता है, इसका मतलब ये है कि भाई प्रोबेबिलिटी जो है वापस आने की कम हो रही है। जितना इंटरेस्ट ज़्यादा उतनी प्रोबेबिलिटी कम। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। Let's talk about a very important topic in Science and Technology paper 3 and also with respect to the preliminary exam, और इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर इंटेंगलमेंट फिनोमिना क्या है क्वांटम फिजिक्स का, because that has been awarded three sir, Alan Specht, John F. Clauser and Anton Zeilinger sir, they all have been awarded Nobel Prize in Physics this year, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क किया कि उन्होंने बताया कि दो सेपरेट पार्टिकल्स भी सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए हमने क्या बोला, इंटेंगलमेंट, की जुड़े हुए हैं वो। जैसे आपने बच्चों का वो देखा होगा जिसे हम कहते हैं स्लाइम।
स्लाइम होती है, आप स्लाइम को अलग अलग कर देते हैं लेकिन बीच में वो धागे से जैसे जुड़ी रहती हैं आपस में, लोई जैसे कोई चीज। तो बट दे आर फार अवे विद ईच अदर बट देन स्टिल दे आर कनेक्टेड। सो अबाउट 100 years फ्रॉम नाउ, 100 years फ्रॉम नाउ मीन्स आज से 100 साल पहले क्वांटम इंटेंगलमेंट की आइडिया ने बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी ट्रिगर की थी कि नेचर ऑफ रियलिटी क्या है। बहुत ही स्ट्रेंज था क्वांटम थ्योरी, क्योंकि वो जितनी स्ट्रेंज है उतनी काउंटर इंट्यूटिव है, यानी कि वो उतना ही ज़्यादा आप बुद्धि से आइडिया लगा सकते हैं लेकिन प्रूव नहीं कर सकते। इसीलिए क्वांटम फिजिक्स के बिहेवियर को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पूकी कहा था, स्पूकी। सो थ्री ग्रेट जेंटलमैन जिनकी मैंने बात की, उन्होंने इस डिबेट को आगे बढ़ाया है। यानी उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से कोई हिडन या अननोन फोर्सेस नहीं है, बल्कि क्वांटम फिजिक्स के इस ट्रेट को हम ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटिक्स में, हैक फ्री कम्युनिकेशन में, और इवन जैसे साइंस फिक्शंस में होता है टेलीपोर्टेशन। गूगल कीजिएगा व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टेलीपोर्टेशन, वहां पर भी हम ले जा सकते हैं। सो द पॉइंट इज दैट इन इंडिया ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन बेंगलुरु और अदर इंस्टीट्यूट्स भी हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, उन्होंने भी इस बारे में बात की। सो 20th सेंचुरी में जब सब बिलीव करते थे कि अब कुछ डिस्कवर करने को नहीं बचा है और नेचर ऐसे ही वर्क करता है, हम सब ने डिस्कवर कर लिया है, तब जो है आपने टाइनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बिहेवियर को पाया गया कि वो न्यूटोनियन लॉ ऑफ फिजिक्स यानी जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके जैसा उनका बिहेवियर नहीं है। जैसे जैसे और प्रोबिंग हुई तो पता चला कि ये तो कुछ और ही है। दैट इज वाई young physicists they made series of new discoveries and they were astonished, जिससे जो है नेचर कैसे वर्क करता है, स्पेशली सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कॉन्टेक्स्ट में सारा का सारा खेल बदल गया। एंड दैट इज हाउ क्वांटम थ्योरी सामने आई, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को रिमार्केबल एक्यूरेसी से बताती है। जबकि आज के साइंटिस्ट तो बोलते हैं नॉर्मल बात है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, बिकॉज क्वांटम थ्योरी एवरीडे एक्सपीरियंसेस को बिलाई करती है। यू नो इट 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 यू नो कंप्लीटली बैफल्स कि अरे ये तो ऐसा होना चाहिए था पर ऐसा तो नहीं हुआ। यानी कि इट अलाउड पार्टिकल टू एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली एट मल्टीपल लोकेशंस, यानी एक समय पर एक पार्टिकल मल्टीपल लोकेशन के ऊपर है, इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। सो द चांस ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी गिवन प्लेस, ये किससे डिक्टेट होगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेशन से। और जब ऐसा पाया जाएगा, जब ऐसा ऑब्जर्व कर दिया जाएगा कि एक लोकेशन पे है, तो बाकी सारे लोकेशन पे एग्जिस्ट करना बंद कर देगा। सिमिलरली इंटेंगलमेंट, इंटेंगलमेंट का मतलब है दो पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक स्टेज के ऊपर वो जो है इंटेंगल हो गए, और उनका बिहेवियर, जो एक का बिहेवियर है उसका इम्पैक्ट दूसरे पर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन दूसरे पर होगा, जबकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड भी नहीं है, दे आर सेपरेटेड विद ईच अदर फ्रॉम अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। दैट इज हाउ आइंस्टाइन वाज आल्सो वेरी वेरी अनकंफर्टेबल विद दिस आइडिया, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने इसकी बात की है। उन्होंने कहा भी कि भाई जो यू नो ही प्रोहिबिटेड द आइडिया कि कोई भी चीज़ कैन ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। सो इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन ड्यू टू इंटेंगलमेंट, ये डेंजर था। अगर बात ये प्रूव हो गई कि ऐसा है, तो फिर तो सारे का सारा फिजिक्स का जो मॉडल है वही हिल जाएगा, आपकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हिल जाएगी। तो दैट इज वाई आइंस्टाइन ने कहा कुछ तो मिसिंग है, quantum theory is not complete, and that is how after 1935 when he went on to work with it along with other scientists like Nathan Rosen and Boris Podolsky, तो इसको कहा जाता है ईपीआर पैराडॉक्स। इसको भी गूगल करके देखो, दो लाइन में ईपीआर पैराडॉक्स, आइंस्टाइन एंड यू नो पोडोल्स्की एंड रोजन पैराडॉक्स। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स नील बोर ने दी, तो इनसे फिर और ज़्यादा जो है नई चीज़ें निकल कर आई। सो इसीलिए क्वांटम थ्योरी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ जुड़ी हुई है। थ्योरी इज रिमार्केबल एक्यूरेट। द प्रॉब्लम ये था कि इंटेंगलमेंट समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो पा रहा है। इसीलिए जॉन बेल 1964 ही मैथमेटिकली शोड कि ये ऐसा पॉसिबल है, और उन्होंने क्या दिया, बेल्स इनइक्वलिटी करके एक थ्योरम दी। अगर रिजल्ट्स को उस तरीके से किया जाए तो आइंस्टाइन राइट होगा, अगर वायलेट होगा तो फिर जो है क्वांटम थ्योरी के प्रेडिक्शंस जो है राइट या रॉन्ग उस हिसाब से होंगे। तो दैट इज वाई द प्रेजेंट साइंटिस्ट लाइक क्लाउजर, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए, जो कि रिजल्ट्स जो है वायलेशन थे बेल्स की इनइक्वलिटी के, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें नहीं पता लग पाई। एलन एस्पेक्ट ने और आगे उस काम को बढ़ाया और उन्होंने जो है और लूप होल्स को हटाया और ऐसे रिजल्ट्स को प्रूव किया जो बेल्स की इनइक्वलिटी को वायलेट कर रहे थे। ऐसे ही एंटोन जिलिंगर ने और आगे उस पर वर्क किया
और उन्होंने भी जो है प्रूव किया कि एंटेंगलमेंट प्रॉपर्टी जो है वो न्यू टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज को शो करती है। तो जिलिंगर ने डेमोन्स्ट्रेट किया दैट इट वाज पॉसिबल टू टेलीपोर्ट क्वांटम स्टेट्स ऑफ अ पार्टिकल टू अनदर लोकेशन। पॉसिबल है एक पार्टिकल को दूसरे लोकेशन तक विदाउट पार्टिकल को मूव किए एंड विदाउट एनी मीडियम ऑल्सो। सो दीज एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ही उन्हें जो है नोबेल प्राइज दिया गया। और ये भी प्रूव हो गया कि कोई हिडन फोर्सेस नहीं है, जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा था। सेटिस्फैक्ट्री थियोरेटिकल लेवल के ऊपर एक्सप्लेनेशन हो गया है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इंडिया वो भी इस दिशा में काम कर रहा है, इसीलिए आज की डेट में कोई प्रॉब्लम ऐसा मानते नहीं। लेकिन फिर भी जो आइंस्टाइन का कंसर्न था कि इंटेंगलमेंट जो है वो ट्रांसमिशन कर देगा इंफॉर्मेशन का फास्टर देन द लाइट, वो करेक्ट नहीं था, वो रॉन्ग रहा। तो नेक्स्ट जनरेशन को फायदा हो सकता है कंप्यूटर्स में, उनको हम क्वांटम कंप्यूटर्स कह सकते हैं, जो क्वांटम बिहेवियर जो पार्टिकल्स का है उसको यूज करेंगे और उसके बाद जो है सिक्योर कम्युनिकेशन और एल्गोरिथम्स को यूज करेंगे। हैकिंग हो ही नहीं पाएगी क्योंकि कोई मीडियम ही नहीं है बीच में। So that is why a lot of such work is happening in India. ISRO, DRDO, Department of Atomic Energy, Department of Science and Technology, Raman Research Institute and Physical Research Laboratory Ahmedabad भी इस दिशा में काम कर रहे हैं. That is what we want to say. This has been a wonderful attempt and wonderful thing. Again, you can write always a quote in ethics and also in your optional subjects wherever feasible. We were born to unite with our fellow men. We were born to unite with our fellow men and to join community with the human race. And to join in community with the human race. कितना गहरा सेंटेंस है, प्लीज सोचिएगा, समझिएगा कि कैसे पीस इंपॉर्टेंट है. Talking about international relations and talking about China's behavior. So the article is talking about Galvan clash of 2020 was pre-planned. It was not something which happened. That is why de-escalation जो अभी हुआ है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से थोड़ा बहुत पीछे हट गए, लेकिन चाइना का लॉन्ग टर्म इंटेंशंस आर स्टिल नॉट वेरी वेरी क्लियर अबाउट इंडिया. China has been unilateral and provocative country, and then it wants that to subdue in order to contain its own rise. Contain here means in order to maintain its own rise. If we see the behavior of China since 1949 सिविल वॉर जब वहाँ एंड हुआ था और उसने अपने नेबर्स को इंक्लूडिंग कोरिया, तिब्बत, रशिया, वियतनाम और इंडिया सब जगह इन्वेट किया है. जब जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से डोमेस्टिक इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना था, जैसे चेयरमैन माओ जेडोंग जिसको हिंदी में कहते हैं माओ से तुंग, so he went on to go for great leap forward which resulted in at least 30 million people dying by starvation and by state violence. तब उनका ध्यान आया कि उन्होंने जो है इंडिया के तरफ उन्होंने ध्यान दिया ताकि world should not be able to look into their own misdeeds. That is why the 1962 assault on India by China was completely planned, and Beijing sought and received assurances from both the superpowers, that is from Russia and from the US कि वो intervene नहीं करेंगे, escalate भी नहीं होने देंगे. Because इंडिया का जो रिमोट अक्साई चीन, प्लीज लुक इन द एटलस. In 1955, when India realized that China was building a road linking Xinjiang and Tibet, so India was not adequately pursued its territorial right. इस बात को कि हमारे territorial rights को हम ध्यान से नहीं देख रहे हैं, इस बात को हटाने के लिए फॉरवर्ड पॉलिसी का पंडित नेहरू जी ने उनको प्रमोट किया. लेकिन चाइना ने इस बात को नेगेटिवली पोर्ट्रे करके पहले हमें अटैक किया अक्टूबर 1962 में और फिर अटैक किया उसके बाद मिड नवंबर 1962, and we had to pay huge cost and huge casualties were there. And finally उन्होंने यूनिलेटरली नवंबर 20 को चाइना ने यूनिलेटरल सीजफायर डिक्लेयर कर दिया और आज तक क्लेम करते हैं कि हमें जो है अरुणाचल प्रदेश यानी साउथ तिब्बत चाहिए. So it was not a reaction to India's forward policy, but it was to divert attention from what was going on domestically in China. Similar position is today also. We must be on guard, we must be alert. We are definitely having much more power. Our border management and infrastructure is being grown, but still we cannot take things for granted. हमारी security doctrine, हमारी national security doctrine must be proactive enough apart from the role of CDS and the integrated armed forces. कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ लाइफ स्टॉक फॉर्डर जिसकी हमने बात की थी, सोचने वाली बात यह कि भारत में 30% जो फार्मिंग की इनकम है वो फॉर्डर से आती है. डेयरिंग के एनिमल्स को जो खिलाया जाता है क्रॉप रेजिड्यू वो अच्छी बात है, लेकिन एक्सपेंसिव कंपाउंड
कैटल फीड हर फार्मर नहीं खिला सकता खरीद खरीद कर, इसीलिए उन्हें हाई यील्डिंग प्रोटीनेशियस ग्रीन फॉडर उगाने की उन्हें मदद दी जानी चाहिए। फिर से रिपीट करता हूं, हाई यील्डिंग प्रोटीनेशियस ग्रीन फॉडर, ताकि जो है कॉस्टली फीड कॉन्सेंट्रेट से उनको छुटकारा मिले और वो जो है अपने पैसे भी बचा सके। कहने का मतलब है, अगर हम एनिमल हस्बेंड्री को रेगुलर एग्रीकल्चर के मुकाबले एक धब्बू और एक दकियानूसी और फालतू काम मान लेंगे तो हमारा पॉलिसी लॉपसाइडेड हो जाएगी एंड वी विल नॉट बी एबल टू राइज फर्दर। मूविंग फर्दर, is a very important article about मिशन कर्मयोगी about इंडियन ब्यूरोक्रेसी। कैसे इंडियन ब्यूरोक्रेसी फ्यूचर फिट बनेगी? इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज एट द एपिसेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, गवर्नमेंट एक्टिविटीज ऑल्सो, एंड दे आर द एजेंट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। सिविल सर्वेंट्स को इसीलिए पॉज करना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए और स्ट्रेटजी बनानी चाहिए फ्यूचर के लिए। वो सिर्फ यूट्यूब पे नहीं हो सकती, दे हैव टू बी ऑन द ग्राउंड ऑल्सो, देयर जॉब इज वेरी डिफरेंट। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, हर जगह, गांव से शहर में सब जगह मोबाइल आ गया है, विच इज शेपिंग द एस्पिरेशंस ऑफ मासेस। इंडियन सिटीजन जो है वो पैसिवली बेनिफिट के खुश नहीं है, उन्हें पेट्रोनाइजिंग गवर्नमेंट भी नहीं चाहिए, वो जो है एम्पावर्ड फील करना चाहते हैं ताकि उनकी लाइफ में चेंज आए, जैसा कि अभी रिसेंटली पटना में हुआ। बेटर इन्फॉर्म सिटीजन है, उन्हें मेच्योर पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए, वो जानते हैं कि हमारे हक क्या हैं, जानते हैं हमारे अधिकार क्या हैं, जानते हैं कि जो सरकार प्रॉमिस करेगी अगर वो डिलीवर नहीं करेगी बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन, सोशल बेनिफिट्स, तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। इसीलिए सिटीजन सेंट्रिक एंगेजमेंट बढ़ गया है, इसी को प्रधानमंत्री जी ने कहा जन भागीदारी। सो न्यू टेक्नोलॉजीज से गवर्नेंस की आइडियाज ओपन अप हो रहे हैं और ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर भी जा रहा है, ऐसा हम सोच सकते हैं क्रिटिकली। सो इवोल्यूशन हुआ इंडियन स्टेट का, प्रोवाइडर नहीं रह गया है, अब वो प्रोविजनर बन गया है। या आप कहिए प्रोवाइडर और प्रोविजनर नहीं है, वो पार्टनरशिप बन गई है कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, हम दे रहे हैं, अरे आप पार्टनर हो। कोविड-19 पेंडेमिक इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जहां पे सिविल सोसाइटी, जहां पर हेल्थ मिनिस्ट्री, डिफरेंट काइंड ऑफ लोकल गवर्नमेंट, सब ने कोलैबोरेट किया, इंटरनेशनल बॉडीज ने कोलैबोरेट किया, एंड इट इज अ वंडरफुल एग्जांपल ऑफ सेंटर, फेडरल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सो टीम इंडिया बन गए वो एक तरीके से। डायनेमिक इकोसिस्टम, न्यू माइंडसेट, न्यू स्किल्स चाहिए, न्यू कोलैबोरेशन चाहिए, न्यू अडेप्टेशन चाहिए, और शेयरिंग, परसुएशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की एबिलिटी भी चाहिए स्टूडेंट्स में, यानी कि एस्पिरेंट्स में, वो तभी सिविल सर्विसेज को हैंडल कर पाएंगे। यानी बिग डेटा मैनेजमेंट को यूज करना आना चाहिए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का भी यूज उन्हें करना आना चाहिए। इसी से बना मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, एनपीसीएससीबी। एनपीसीएससीबी वो इनकैप्सुलेट करता है कि पहली बात कि चेंज होना चाहिए माइंडसेट में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, वो कर्मचारी नहीं है, कर्मयोगी हैं, कर्मयोगी हैं। दूसरा, उन्हें वर्क प्लेस पे काम करने की जगह, वर्क प्लेस पे जो काम करते हैं एक इंडिविजुअल की जगह, अब उन्हें जो है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, यानी कि उन्हें डायग्नोसिस करना है, जो भी कंस्ट्रेंट्स है उनको दूर करना है, उनको रीमॉडलिंग करनी है। और तीसरा, जो जनता का जो इंटरेक्शन है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की तरह है, ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग बने और रोल बेस्ड आइडिया आए। रोल बेस्ड, रूल बेस्ड नहीं, रोल बेस्ड आइडिया आए, आप रोल प्ले करें रूल को फॉलो करके। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर 4 इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइम मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, कैबिनेट सेक्रेटरिएट कोऑर्डिनेशन यूनिट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, और साथ में एसपीवी, सरदार वल्लभ भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट शुड बी लाइक दैट ओनली, एसपीवी कर्मयोगी भारत। तो सीबीसी का जो सेंट्रल पर्पस है, सीबीसी यानी कैबिनेट, सीबीसी माने सॉरी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, सेंट्रल पर्पस जो उसका है दैट इज टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी एंड शेप यूनिफॉर्म अप्रोच, ताकि सब जगह उसका प्रयोग किया जा सके, और जो है कैपेसिटी बिल्डिंग और कोलैबोरेशन को स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पर भी शो किया जा सके। एक स्ट्रेटजी बनेगी जो कि डायनेमिक होगी, और वो जो है आपका सभी डिपार्टमेंट, सभी मिनिस्ट्रीज से जुड़ी हुई होगी, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। वो जो है एनपीसीएससीबी, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, इसको पोर्ट्रे करेगी। ऑडिट होगा, एचआर ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फंक्शनल ओवरसाइट ऑफ ऑल सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन उसका होगा, और
सारे के सारा जो है आप कह सकते हैं सबमिट्स होंगी, डिस्कस होगा, आईएएस आईपीएस आईआरएस ऑफिसर्स फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर सबका एक रोल होगा। तो अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर वर्क की होगी, पब्लिक गुड को बढ़ाया जाएगा, मोर गवर्नेंस लेस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ड्रोन से डिलीवरी होंगी, फेसलेस ट्रांजेक्शन होंगे। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, जैसे आधार है, डीबीटी है, डिजी लॉकर है, या इसके अलावा भी जितनी स्कीम्स आई हैं, पीएम प्रणाम है, या फिर जो है आपका जनधन आधार, जैम ट्रिनिटी है, ये सब का सब इसका एग्जाम्पल है कि कैसे सिविल सर्वेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है फॉर द टाइम्स टू कम एंड नॉट जस्ट इन द प्रेजेंट टाइम्स, because that is the only way forward. Indian Oil Corporation is the country's top refiner है, और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ये दोनों के दोनों जो हैं मांग रहे हैं बैन, दे आर आस्किंग फॉर मोर डील्स फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, जिससे पहले यूरोपियन यूनियन रशियन क्रूड के ऊपर बैन लगाए। दिस इज जस्ट फॉर पीटी इंफॉर्मेशन, यू कैन लुक फॉर मोर डेटा। गोइंग फर्दर, ब्राजील में इलेक्शंस हो रहे हैं, सो यू मस्ट नो द कैपिटल, द मेन सिटीज ऑफ द ब्राजील। बीचेस भी आ चुके हैं, एक बार एग्जाम में प्रीलिम्स में आपको वो देखना पड़ेगा। हेयर आई एम गिविंग यू द नेम ऑफ द 4 वेरी इंपॉर्टेंट गांधीयंस: श्री एस एन सुब्बा राव, लेट श्री नेमीचंद्र जैन भावुक, श्री कुमार प्रशांत, डॉक्टर डी आर मेहता एंड श्री अमरनाथ भाई। So they are all Gandhians and they have been awarded, you can say Gandhi Sadbhavana Award. Rajasthan is the first state in India to create Department of Peace and Non-Violence. So this is very very important from the prelims perspective. अगर कोई नाम आ जाता है या फिर आप ऐसे ethics में कहीं उनको use कर सकते हैं, that's all, no more is required. So moving further, taking up another area where we will be able to see and understand and appreciate what is happening. Let's go further and try to get the best out of other newspapers. सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज दे थ्रेटन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि आप उन्हें रेगुलेट नहीं कर सकते। नंबर 2, दे आर ग्रोइंग अप। नंबर 3, देयर मस्ट बी ए लेजिस्लेशन जिससे सिस्टमिक रिस्क को पता लगा पाया और क्रिप्टो करेंसी को किसी के साथ पैक किया जा सके। वॉलेटिलिटी भी उसका एक खतरा है, और ये बात भी है कि वो मिसयूज किस कामों में हो रहा है ये भी नहीं पता है, बिकॉज यू डोंट नो द सोर्स। सो दैट इज वाई रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इनोवेशन होना चाहिए, वो मंजूर है, लेकिन देयर मस्ट नॉट बी अ कंप्लीटली ओपेक सिस्टम जो कि एक इकोनॉमिक रेगुलेटरी सिस्टम के बाहर हो। दैट इज व्हाट इज बीइंग सेंड बाय द यूएस रिस्क वॉचडॉग। सेकेंडली, अगर हम बात करें हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स की, तो यूथ इन इंडिया दे वांट क्वालिटी एजुकेशन, decent employment, gross enrollment rate is increasing in the universities, it is going to touch 50% by 2030। लेकिन न्यू एंड एजुकेशन पॉलिसी वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है, रिजिड सेपरेशन नहीं है, मल्टीलिंगुअलिज्म है, लाइफ स्किल है, इक्विटी है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, हॉलिस्टिक है, लेकिन एक लाइट लेकिन टाइट फ्रेमवर्क है हायर एजुकेशन का। पॉलिसी जब भी तक कामयाब है जब वो एक डिसेंट्रलाइज्ड मैंडेट और मैनेजरियल अप्रोच से इंस्टीट्यूशंस को राइज करेगी। सो आईआईटी, आईआईएम, एम्स, नेशनल लॉ स्कूल्स दैट आर वंडरफुल, गुड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी आए हैं कुछ डिकेड्स में और आने चाहिए, बट मोस्ट क्रिटिकल इज द एरिया ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश जो जजमेंट थी वो परमिट नहीं करती है फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, तो क्योंकि उनको लोन नहीं मिल सकता जो फॉर प्रॉफिट है, वो सिर्फ जो है प्राइवेट पार्टनर को ज्वाइन करके और काम कर सकते हैं। तो कैसे बनाया जाए प्राइवेट फंड और प्राइवेट क्वालिटी इंस्टीट्यूशन जो एकेडमिक्स भी दे दें और बाजारवाद से भी बच जाए। इसके लिए पहले हमें
परमिट लेना होगा हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस सेटअप करने के लिए कंपनीज एक्ट में, और कहना होगा फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हमें बनाने हैं। नई पॉलिसी इस बारे में कुछ नहीं कहती, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एकेडमिक्स के लिए इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स दे कैन डेवलप पार्टनरशिप लाइक लैंड ग्रांट सिस्टम इन द यूएस, जैसे नेशनल लॉ स्कूल्स बने हैं। हमारे चीफ जस्टिस जो स्टेट के हैं वो चेयरपर्सन होते हैं उसके बोर्ड पे, और स्टेट जो है लैंड भी दे देते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट डोनर से मिले, और उसके बाद आगे लॉ स्कूल्स की तरह एकेडमिक ऑटोनॉमी हो, एक्सीलेंस हो, तो ऐसा क्या प्राइवेट सेक्टर में नहीं हो सकता? सोचिए और बताइए। ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट की है, सिर्फ मकान और सिर्फ बिल्डिंग नहीं चाहिए, मेंटरिंग चाहिए, मेंटोरिंग। जैसे आईआईटी आईएम में है, तो इसका होगा जैसे आईआईटी एक्ट 1961 है, एंड देन और भी वेल डिफाइंड प्रोसेस है सिलेक्शंस का डायरेक्टर के, उनसे जो है आगे चीज़ों को बढ़ाया जाए, ग्रूमिंग की जाए, इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर को फॉलो किया जाए। ये एक तरीका है बोथ एट द पब्लिक एंड द प्राइवेट लेवल। साथ में प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सर्च और सिलेक्शन कमेटी जो है वो बहुत ही एक्सेलेंट और बहुत ही मेरिट बेस होनी चाहिए, सिर्फ फंड्स नहीं होने चाहिए। आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल और डायरेक्टर होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड रिसर्च और नॉलेज चाहिए, डिबेट चाहिए। बीए बीएससी से हमारा काम नहीं हो सकता, हमें वोकेशनल प्रोग्राम्स भी चलाने पड़ेंगे, उनसे ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और छठा पॉइंट है कि जो है फॉर्मल कोर्सेज के साथ साथ स्किल्स भी चाहिए। पॉलिटेक्निक, आईआईटी, आईटीआई, यूनिवर्सिटी, सबको एक दूसरे से सीखना होगा, सबको अपडेट करना होगा, सबको ग्लोबली आगे बढ़ना होगा। झारखंड जैसे रीजन है जहाँ पे ट्रेडिशनल वैल्यूज और ट्रेडिशनल केयर गिवर्स हैं, तो वहाँ से वैल्यूज सीखनी होंगी, और नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस को और प्रमोट करना होगा। नेट क्वालिफाइड एम्प्लॉयमेंट को कॉलेजेस में लगाना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं लो बिलो पार लेवल का उनको नॉलेज नहीं मिलनी चाहिए। रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन रेगुलेशन एक्सीलेंस को ना रोके। टेक्नोलॉजी यूज करनी है, लेकिन टेक्नोलॉजी मस्ट नॉट बिकम ऑब्स्ट्रक्शन। पीस मिल सॉल्यूशन हमें कहीं नहीं लेके जाएंगे। हमें जो है कंक्रीट, रॉबस्ट और हार्ड वर्किंग मेथड्स को अप्लाई करना होगा। वनरेबल सेक्शंस को हमें साथ लेके चलना होगा, ऐसा कहना है। ये सारे आइडियाज हैं हमारे जो राइटर हैं, ही इज़ अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, एंड ही प्रोवाइडेड ऑल दीज आइडियाज सो दैट वी कैन टेक द लर्निंग्स फॉर हायर एजुकेशन फर्दर। जब हम हिंदुस्तान टाइम्स की बात करते हैं तो हम पहले फर्स्ट पेज के ऊपर आते हैं और हम देखते हैं कि हमें क्या मिल सकता है as far as idea is concerned, because every day there is an important element for both PT and mains which we can take out. So the state of our economy it is talking about. Let's talk about our economy in the 4 charts. This is a very important. पहली बात, फॉर्मल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडिकेटर्स डायनामिज्म दिखा रहे हैं। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स दिखा रहा है कि क्रिटिकल थ्रेशोल्ड से हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिसेस ऊपर है। दैट इज वन थिंग वी कैन लर्न फ्रॉम फर्स्ट ग्राफ। सेकंड ग्राफ में इंडेक्स जो 8 कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का है वो ट्रैक करता है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स, रिफाइनरी प्रोडक्ट, स्टील एंड सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। ये कमर्शियल एक्टिविटीज को इंडिकेट करता है। ये इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। ये देखिए अगस्त 2022 में, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को दिखा रहा है। तीसरा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने डेटाबेस दिया कि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स हैं वो देखिए पहले से बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। जून 22 में बीच में देखिए नीचे कम हो गए थे। सो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं और एमएसएमई भी वर्क कर रहे हैं। सो क्या कंज्यूमर कॉन्फिडेंस फिर से पॉजिटिव होगा? नेट परसेप्शन ये देखिए। सो इंडियन इकोनॉमी विल नॉट सफर सिग्निफिकेंटली। अगर इमिनेंट ग्लोबल रिसेशन आ भी जाए, इंडिया का जीडीपी फिर भी कुछ हद तक सर्वाइव कर लेगा, ऐसा इस ग्राफ का कहना है। लेट्स मूव फर्दर एंड टेक दिस केस स्टडी ऑफ उत्तराखंड, दैट नेक्स्ट ईयर मेंस के अंदर आपको क्वेश्चन आ सकता है, जैसे क्लाउड बस्ट मैकेनिज्म की जगह जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो यू कैन बी आस्क्ड दैट हाउ टू हैंडल सच इश्यूज वेयर, मान लीजिए
माउंटेनियर्स जो है एवलेंच में फंस जाएं या वो हैंडल ना कर पाएं, हाउ यू विल बी एबल टू लुक एट दैट, उसको कर कैसे पाएंगे, दैट इज वन ऑफ द की पॉइंट्स एंड एरियाज। बिकॉज उसके लिए भी आपको, क्या आपके पास इनफ टेक्नोलॉजी है, क्या आप इनफ उसको सरवाइव कर पाए, मतलब आप उसको सपोर्ट कर पाएंगे एवलेंच में अगर वो हो गए हैं, कैसे वो करेंगे। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरियाज टू टेक केयर। लेट्स टेक द नेक्स्ट पेपर इन बिटवीन। A very good article came which talks about कि इंडिया को वेस्ट से क्या लेना चाहिए और वेस्ट को इंडिया से क्या लेना चाहिए। इंडिया को वेस्ट से लेना चाहिए अर्जेंट कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी कि हमें नेट नेगेटिव एमिशंस क्रिएट करने हैं ताकि हम क्लाइमेट डिजास्टर से दूर रहें। दूसरा, अर्ली एंड टू द यूक्रेन वॉर। तीसरा, लिबरल इमिग्रेशन इनटू द यूएस ताकि इन्फ्लेशन कम हो। और चौथा जो की पॉइंट है कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसने ये बताया कि अमाउंट ऑफ ह्यूमन क्रिएटेड CO2 जो एटमॉस्फेयर में इंजेक्ट हुई है 1850 से 2019 तक, वो है आपकी 240 गीगा टन्स, यानी अबाउट 60% emission has taken place over between 1850 to 1990, ताकि इंडिया और चाइना की ग्रोथ के स्टार्ट होने से पहले। आफ्टर दैट ओनली 500 गीगाटन अलोन हैड बीन एडेड। So if the global warming is to kept below 1.5 degree, that is pre-industrial level, the average emissions per year during 2010 and 2019 in the most part of the world वो रहा है 41 गीगाटन। तो एक रॉबस्ट मेथडोलॉजी चाहिए, एक कार्बन बजट चाहिए ताकि हम 1.5 डिग्री कैप उसको कैप को ना ब्रीच करें। उसके लिए वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत हेल्प करनी होगी। सो नेगेटिव एमिशन, नेट नेगेटिव एमिशन क्या होता है, वो एक कंस्ट्रक्टिव एक्शन है। उसको अचीव कैसे किया जाए, यानी कि आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपने सक कर लिया, तो आप CO2 सक करेंगे एटमॉस्फेयर से। पीटी में इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। मोर ट्री एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ ट्रीज, मोर कार्बन स्टोरेज होनी चाहिए, लेकिन ये इतनी देरी से नहीं हो सकता। दैट इज वाई वन ऑफ द कॉन्सेप्ट इज डायरेक्ट एयर कैप्चर। डायरेक्ट एयर कैप्चर जो कि चैम्बर्स के अंदर CO2 को अब्सॉर्ब कर लेता है। केमिकल्स आर हीटेड एंड जो है वो the chemicals are heated to release the CO2. CO2 can be pushed deep underground और उसके बाद उसको प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज भी किया जा सकता है। बरियल अंडरग्राउंड इज प्योर कॉस्ट, ऑब्वियसली खर्चा आएगा, तो फाइंडिंग प्रोडक्टिव यूज एट द लो कॉस्ट ही हमें कुछ सोचना पड़ेगा। रिच वर्ल्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 2400 गीगावाट ऑफ CO2, इसलिए उन्हें ही सोचना पड़ेगा कि DAC में पैसा लगाएं, एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी में पैसा लगाएं और नेट नेगेटिव एमिशंस की तरफ रास्ता दिखाएं। तो वन की ड्राइवर ऑफ इन्फ्लेशन जो वर्ल्ड में है वो एनर्जी है, और वो जो है वेस्टर्न सैंक्शंस रशिया के जो है उनसे जुड़ा हुआ है, इन्वेजन से जुड़ा हुआ है। एंडिंग वॉर जो है वही एक रास्ता है, जैसा कि अभी हमने बात की। दैट इज व्हाट वी कैन से। सो इससे एनर्जी प्राइसेस के ऊपर भी फोकस कम होगा, और यूएस अगर टेक्नोलॉजी को स्प्रेड करेगा और अपनी कंजम्पशन को भी कम करेगा, तो इस डायरेक्शन में हम भी एक बात सोच सकते हैं, इंडिया विल नॉट बी लूजर, और इंडिया विल नॉट बी पेइंग फॉर इट। सो before we wind up, let's have a look at the mint also, which is very, very important. So last but not the least, what lies next for India's shaky exports? So India का mercantile export contract हुआ, ठीक है जी, बस आप इतना जान लीजिए। क्यों हुआ उसकी चर्चा हम बार बार करते आए हैं। तो डिक्लाइन क्यों हुआ, जैसे मैंने आपसे बोला भी है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स जो है स्लो डाउन, इन्वेंट्री ऑलरेडी है, यूएस के पास ओवर ऑर्डर्स हैं पहले से ही, चाइना में भी अनसर्टेनिटी है, कंटेनर्स भी नहीं है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंडली, अप्रैल एक्सपोर्ट्स में भी, रेडीमेड गारमेंट्स में भी ऐसा लग रहा है, और EU के अंदर और ज़्यादा वर्सनिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है। थर्ड पॉइंट, मोर स्ट्रेस अहेड, प्रोबेबली इट इज़ पॉसिबल। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगर ब्राइट नहीं हुई तो ऐसा हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, क्या किया जाए फिर सर्विस एक्सपोर्ट्स के लिए, वो रॉबस्ट चल रही हैं। आवर RBI गवर्नर हैज सेड दैट नेट सरप्लस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वो हमें पार्शली हेल्प करेगा हमारे हाई ट्रेड डेफिसिट को सेट ऑफ करने के लिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज, इंडियन एक्सपोर्टर्स को क्या होना चाहिए, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो,
उनको जो है ग्रीवियस रिड्रेसल मैकेनिज्म से हम उनको सपोर्ट करें, उनके जो शिपमेंट स्टक हो गए हैं उनको हम आगे बढ़ाएं, उनकी राइजिंग जो कॉस्ट है बोरोइंग उनको कम कराएं, और क्रेडिट फाइनेंस को भी हम कम कराएं, मतलब क्रेडिट फाइनेंस को हम बढ़ाएं, बट इट मस्ट बी इन ए रिस्पॉन्सिबल वे. सो दीज ऑल आर द आइडियाज that we have discussed today, and our goal is to understand and to move forward. Please do make a note and also try to search in a relevant way. Do get back for any issues. All the best. Thank you very much. Wishing you a good day in studies.